Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today I'm going to discuss with you a very interesting topic and the name of the topic is Walrasian and Marshallian Stability Analysis. यानी हमारे पास अगर एक इक्विलिब्रियम है तो क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं पहले आपको एक एग्जांपल से बात समझाना चाहता हूँ. सपोज ये एक पेंडुलम है मेरे पास, वैसे मेरा पेन है लेकिन मान लीजिए पेंडुलम है और अभी ये स्टेट ऑफ रेस्ट में यानी अपने ये इक्विलिब्रियम में खड़ा है और आपने बाई चांस इसको हिला दिया. अब हिला दिया यानी आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम को. डिस्टर्बेंस के बाद क्या होगा, ये वापस अपने जो स्टेट ऑफ रेस्ट था उस तरफ जाएगा या आपने डिस्टर्ब किया तो ये और अपने इक्विलिब्रियम से और दूर जाता जाएगा. यही क्वेश्चन है जिसका हम आंसर ढूंढेंगे. यानी अगर हमारे पास कोई एक इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है और किसी फैक्टर की वजह से उस इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो क्या वो अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच करेगा वापस या अब उसके लिए उसे दूर जाता जाएगा. ठीक है, इसमें दो कंसेप्ट्स हैं, एक है वॉलरेशियन कंसेप्ट, एक है मार्शियलियन कंसेप्ट. दोनों की अप्रोच में डिफरेंस है और दोनों के रिजल्ट्स में भी कई जगह पे डिफरेंस आएंगे. तो हम लोग आज की क्लास में यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि पहली बात तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, दूसरी बात डिस्टर्बेंस होगी तो क्या होगा, वॉलरेशियन कंसेप्ट क्या कहता है, मार्शियलियन कंसेप्ट क्या कहता है. पहले मैं बताता हूं आज हम डिस्कस क्या क्या करने जा रहे हैं. देखिए आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक पहला है मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, एक फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की आपको. उसके बाद बात करेंगे मीनिंग ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की. एग्जांपल दिया था मैंने अभी, अब मैं आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा. ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग वॉलरेशियन स्टेबल इक्विलिब्रियम की और बात करेंगे मार्शियलियन स्टेबल इक्विलिब्रियम की. आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे. अनस्टेबिलिटी की जो बात है, जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा वॉलरस में और मार्शियल के रिजल्ट्स में, जहां कॉन्ट्रडिक्शन आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, वहां डिस्कस करेंगे सिचुएशंस ऑफ वॉलरेशियन एंड मार्शियलियन अनस्टेबिलिटी. तो आज का एजेंडा हमने सेट कर दिया. पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम क्या है. वैसे मैं मानता हूं कि अब आप इस स्टेज पे खड़े हैं, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कोई बेसिक कोर्स तो नहीं अभी आप कर रहे हैं, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स एक समझ रखते हैं तो आप इक्विलिब्रियम को समझते हैं क्या है. लेकिन फिर भी क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे भूल गए हों, किसी को याद ना हो, तो मैं एक बार आपको इक्विलिब्रियम से शुरू करूंगा, फिर स्टेबिलिटी की बात करूंगा, अनस्टेबिलिटी की बात करूंगा, वॉलरस ने क्या कहा उसकी बात करूंगा, मार्शल ने क्या कहा उसकी बात करूंगा. एक सिचुएशन लूंगा सिर्फ अभी आज, एक ऐसी सिचुएशन लूंगा जहां पे दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है और वो एक ऐसी सिचुएशन है जो एक ऑर्डिनरिटी को रिप्रेजेंट करती है, ऑर्डिनरी डिमांड और ऑर्डिनरी सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है. फिर जो अनस्टेबिलिटी जहां पे आएगी वहां कुछ स्पेशल सिचुएशंस है, कुछ स्पेशलिटी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम की. तो व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. तो मार्केट, हम यहां पे बात करें डिमांड सप्लाई की, तो मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. आप देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ भी, सब कुछ पहले से टाइप्ड है. आप जो चाहें उस चीज को वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं अपने पास. अगर आपके पास पुराने नोट्स नहीं है, हमने जहां आपको मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए. बहुत ब्रीफ है अभी क्योंकि मेरा पर्पज आज का कुछ और है, तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बहुत ब्रीफली दी है. अ मार्केट इक्विलिब्रियम, a market is an equilibrium if at market price the quantity demanded is equal to quantity supplied. तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल है तो मार्केट कहाँ है, इक्विलिब्रियम में. और उस प्राइस पे जो आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और वो जो प्राइस है जहां पे डिमांड सप्लाई मैच करे उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है जी, द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्विलिब्रियम प्राइस and the quantity which is being traded at such equilibrium is equilibrium quantity. एक डायग्राम से समझ लेते हैं इस बात को. देखिए ये हमने x एक्सिस पे क्वांटिटी ले लिया, y एक्सिस पे प्राइस ले लिया. ये dd हमारी डिमांड कर्व देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर से आगे dd हमारी डिमांड कर्व है, और ss रेड से मैंने बना दिया हमारी क्या है, सप्लाई कर्व है. और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मैं आज एक बड़ी ऑर्डिनरी सिचुएशन की बात करूंगा जहां पे डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, आमतौर पे ऐसे होता है, डिमांड होती है डाउन स्लोपिंग, सप्लाई होती है अपवर्ड स्लोपिंग.
आगे जब अनस्टेबिलिटी की बात करेंगे हम इसका उल्टा भी करेंगे, वहाँ ऐसे केस भी देखेंगे जहाँ डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग होगी या सप्लाई डाउन स्लोपिंग होगी, कौन किसके ऊपर से किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन नीचे से इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगी। लेकिन उसको मैंने अभी नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिया। आज की क्लास में हम बस स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो ये एक ऑर्डिनरी सिचुएशन है जहां पे हमारे पास डिमांड सप्लाई, डिमांड है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई है अपवर्ड स्लोपिंग, और ये दोनों मीट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ई पर। तो ये जो मेरा पॉइंट ई है, ये जो पॉइंट ई है, ई क्या है, व्हाट इज ई? ई इज, ये जो ई है मार्क कर दो उसको, दिस ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी आ रही है क्यू नॉट, वो क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस आ रहा है वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। सो क्यू नॉट होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और पी नॉट होगी इक्विलिब्रियम प्राइस। ई है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ गए? बेसिक बात है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी तो उसमें है नहीं। ठीक है, अब अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो कहां होगी सर? फिर तो डिसइक्विलिब्रियम में होगी। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम कहां हो सकता है? डिसइक्विलिब्रियम वहां हो सकता है जहां पर जो डिमांड है वो, सॉरी, जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से या तो ज्यादा हो या इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो। इन दोनों सिचुएशन को एक एक करके समझते हैं। अगर हमारा जो मार्केट प्राइस है, इस समय जो मार्केट में प्राइस है, अगर वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, उन सिचुएशंस को क्या कहेंगे, और वहां से हम क्या इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, पहले समझते हैं। अगर प्राइस ज्यादा है तो देखिए, अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो मार्केट प्राइस है इट इज वेरी हायर, या इट इज हायर, वेरी को हटा देते हैं, एडजेक्टिव छोड़ देते हैं, इट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर? उस सिचुएशन में होगा ये, देखिए, मान जैसे हमने बनाया डायग्राम में, P1 हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है, ठीक है, P1 मार्केट प्राइस है, और इक्विलिब्रियम प्राइस होना चाहिए P0, यानी P0 से ज्यादा है। अब क्योंकि प्राइस ज्यादा, जब प्राइस ज्यादा होता है और सप्लाई का हमारी अपवर्ड स्लोपिंग है, तो ज्यादा प्राइस पे क्या होगा सर, और लोग बेचना चाहेंगे, तो हमारी जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, क्यूएस होगी। क्यूएस क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है सेल के लिए, जो क्वांटिटी मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल होती है उसको सप्लाई बोलते हैं। स्टॉक एक अलग सिचुएशन है, यानी क्यूएस क्वांटिटी सेलर्स जो है वो सेल करने को रेडी है मार्केट प्राइस P1 पर। लेकिन डिमांड का लॉ हमें बताता है, अगर डिमांड की सिचुएशन जो, अगर ऑर्डिनरी डिमांड का हम ले रहे हैं तो डिमांड लॉ बताता है प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाएगी। तो जो बायर्स हैं वो कम खरीदना चाहते हैं, वो तो सिर्फ क्यूडी खरीदना चाहते हैं। सेलर्स यहाँ पे बेचना चाह रहे हैं क्यूएस और बायर्स बायर्स खरीदना चाह रहे हैं क्यूडी। तो यानी जो डिफरेंस है क्यूएस माइनस क्यूडी है, क्या है हमारा, एक्सेस सप्लाई। जो डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, डिफरेंस क्या है, दिस डिफरेंस इज एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन है एक्सेस सप्लाई की। अब क्या ऐसा होने पर हम, अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे थे P0 पे, किसी वजह से कोई हमारे को ऐसा डिस्टरबेंस हुआ जिस वजह से हम P1 पे चले गए, क्या इसके बाद हम वापस P0 पे लौटेंगे या कहीं और चले जाएंगे? यही आज का क्वेश्चन है, यही आज का क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल एक सिचुएशन जहां पे हमारा जो मार्केट प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेस सप्लाई या सरप्लस ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए मगर बिक नहीं पा रही है, तो सरप्लस है। इसका उल्टा दूसरा भी हो सकता है, एक सिचुएशन जहां पे हमारा मार्केट प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहा हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा इक्विलिब्रियम प्राइस P0 है और मार्केट में प्राइस क्या ट्रेड हो रहा है, P1 ट्रेड हो रहा है। अब प्राइस जब फॉल करता है, अभी बताया डिमांड लॉ क्या बताता है कि प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे बायर्स क्यूडी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, मगर कम प्राइस पे सेलर्स क्यों बेचना चाहेंगे जी, बहुत कम लोग होंगे जो बेचना चाहेंगे, तो सप्लाई कम होगी, क्यूएस रह गई। और ये क्यूडी और क्यूएस का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, दिस डिफरेंस इज एक्सेस डिमांड। ये इसको शॉर्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग मांग रहे हैं और कम अवेलेबल है, तो शॉर्टेज है यहाँ पे। अब अगर शॉर्टेज की, जैसे पहले सरप्लस था तब भी क्वेश्चन पूछा था, क्या सरप्लस के बाद हम वापस ई की तरफ अप्रोच करेंगे या कहीं और चले जाएंगे? अगर ई की तरफ अप्रोच करेंगे तो स्टेबिलिटी है, और अगर कहीं और चले जाएंगे तो इनस्टेबिलिटी है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम इस डिस्टर्बेंस के बाद, चाहे प्राइस ऊपर गया या नीचे गया, प्राइस बढ़ा या कम हुआ, इस डिस्टर्बेंस के बाद अगर हम ई की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करते हैं, तो मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है उसमें स्टेबिलिटी है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर हम किसी और दिशा में, किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं, या तो ऊपर ही जाते जाते हैं और या नीचे जाते जाते हैं और गैप बढ़ता जा रहा है अगर, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने एक अभी आपको हिंट दिया, अभी एक फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा आपको।
ठीक है, चलिए लिखिए फॉर्मल डेफिनेशन. A market is said to be stable. Market equilibrium is said to be stable if, following a disturbance in it, the counteracting forces starts operating and equilibrium is established again at the initial position. हम कह सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम स्टेबल है अगर डिस्टर्बेंस के बाद जो काउंटर उसको करने वाली फोर्सेस हैं, उस डिस्टर्बेंस के काउंटर अगेंस्ट जाने वाली फोर्सेस हैं, वो इस तरह काम करेंगी कि वो मार्केट को वापस पुश करेंगे टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. अगर ऐसा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है. देखते हैं, अभी अनस्टेबल की बात करूंगा. देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर P नॉट पे थे. P नॉट पे क्या है सर? डिमांड और सप्लाई दोनों Q नॉट के बराबर है. हम इक्विलिब्रियम पे, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? E. अब सपोज किसी वजह से प्राइस बढ़ गया, बढ़ के क्या हो गया? प्राइस P1 हो गया. और इस P1 प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड हो गई कितनी? QS, और डिमांड हो गई QD. यानी हमारे पास एक सिचुएशन आ गई किसकी? एक सिचुएशन आ गई हमारे पास सरप्लस की. ये सरप्लस आ चुका है हमारे पास. अब ऐसे में क्या होगा? क्या लगता है आपको ऐसे में क्या होगा? अब देखिए, सेलर्स के पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी पड़ी है जो बेच नहीं पा रहे, बिक नहीं रही. अब वो क्या करेंगे? सर्टेनली अब उन पे प्रेशर है तो वो प्राइस कम करेंगे. और जब वो प्राइस कम करेंगे तो कुछ सेलर्स मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, सप्लाई फॉल करेगी. ठीक है. और कुछ बायर्स मार्केट में नए आ जाएंगे क्योंकि कम प्राइस पे और लोग खरीदना चाहते हैं, डिमांड बढ़ जाएगी. ये कुछ इस तरह से काम करेगा. देख रहे हैं जैसे मैंने एरो बनाए हैं. धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा? प्राइस फॉल करेगा. प्राइस फॉल करने पे सप्लाई फॉल करेगी. सप्लाई फॉल करेगी, डिमांड राइज करेगी. तब तक होगा जब तक वापस ई पे ना पहुंच जाए. और ई पर पहुंचने के बाद क्या होगा? ये जो सरप्लस आएगा गायब हो जाएगा, वापस आ गए इक्विलिब्रियम पे. फिर से देखिए, हम P नॉट पे थे. अब एक नेचुरल सी बात क्या है? सेलर्स क्या करेंगे? उनके पास प्रेशर है, भाई सामान बिक नहीं पा रहा तो प्राइस गिरा. इस प्राइस पे क्या होगा? कुछ क्वांटिटी कम हो गई सप्लाई की, डिमांड बढ़ गई. फिर से वो प्राइस अभी भी सरप्लस है तो और प्राइस कम करेंगे. फिर सप्लाई और कम हो गई, डिमांड और बढ़ गई. इस तरह से ये चलता रहेगा. कब तक चलता रहेगा? जब तक वापस दोनों मैच ना कर जाएं. और जहां पर डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा, तो वहां पर हम वापस कहां पहुंचे? इक्विलिब्रियम पे. तो यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है, अगर डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग, तो इस सिचुएशन में हम वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाने वाले हैं. ऐसे अगर प्राइस कम होता, सपोज मैंने उसको सिचुएशन का डायग्राम में बनाया नहीं, अगर प्राइस कम होता तो अब यहाँ पर क्या है? शॉर्टेज है. सोचिए आप सेलर हैं और जो सामान आप बेचते हैं उसके खरीदार, जितना सामान आपके पास है उससे 4 गुना लोग बाहर खड़े हैं, मांग रहे हैं, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो. आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बड़ा अच्छा मौका है पैसा कमाने का, आप प्राइस बढ़ा दोगे. और जैसे ही प्राइस आप बढ़ाओगे, कुछ और लोग मार्केट में आ जाएंगे वो गुड्स सेल करने के लिए, सप्लाई बढ़ेगी. और डिमांड, क्योंकि कुछ बाहर ऐसे होंगे जो कम प्राइस पे खरीदने को तैयार थे, प्राइस बढ़ने पे वो नहीं खरीदेंगे तो डिमांड कम होगी. तो ये काउंटर एक्टिंग फोर्सेस हैं, दोनों तरफ से काम कर रही हैं. अगर प्राइस बढ़ गया तो भी काउंटर कर रही हैं, तब सेलर्स पे प्रेशर है, वो प्राइस गिरा रहे हैं. और अगर प्राइस कम हो गया तो भी काउंटर एक्टिंग फोर्स अब बायर पे है, वो प्राइस बढ़ा रहे हैं. और ये दोनों लेके जा रहे हैं किस तरफ? मार्केट को वापस इक्विलिब्रियम में. तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर डिमांड सप्लाई डाउन स्लोप, डिमांड डाउन स्लोपिंग है, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है, ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो हम वापस मूव कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की तरफ, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम. मगर बच्चों कहानी इतनी छोटी है, इतनी सिंपल नहीं है. इस कहानी में कुछ बात और भी है. अभी आगे बताऊंगा कि वॉलरेशियन क्या कह रहे हैं और मार्शेलियन क्या कह रहे हैं. ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपके सामने रखी, लेकिन उन दोनों की अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है फिर उसको बताऊंगा. अभी इतना समझे आप लोग कि अगर हमारे पास मार्केट में इक्विलिब्रियम में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई और उस डिस्टर्बेंस के आ जाने के बाद मार्केट फोर्सेस इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच करा रही है मार्केट को, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है. और अगर ऐसा हो जाए कि डिस्टर्बेंस के बाद मार्केट फोर्सेस अवे ले जा रही हैं, इक्विलिब्रियम से दूर लेके जा रही है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. अ मार्केट इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ फॉलोइंग अ डिस्टर्बेंस इन द मार्केट, following a disturbance in it, the market forces start moving it further and further away from the initial position. मान लीजिए P नॉट हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम प्राइस था, E इक्विलिब्रियम था, प्राइस बढ़ के P1 हो गया. और इसके बढ़ने के बाद मार्केट फोर्सेस क्या कर रही हैं? और दूर लेके जा रही हैं, और दूर और दूर और दूर. तो आप कहाँ हैं? आप सिचुएशन जो है वो क्या है? डिसइक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है. ठीक है. तो इफ आफ्टर डिसइक्विलिब्रियम मार्केट फोर्सेस आर टेकिंग द मार्केट फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, इफ आफ्टर डिस्टर्बेंस मार्केट फोर्सेस आर टेकिंग मार्केट
मार्केट फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम देन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वो अनस्टेबल है। समझ के बात को, किसी भी साइड हो सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ तो मगर अभी आपने समझाया, मैंने कहा अभी देखिए मैंने आपको एक ऑर्डिनरी सिचुएशन दी है, ये स्पेशल केसेस हैं जहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो स्पेशल केसेस मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा डिस्कस आपके साथ। अभी तो बस एक पर्सपेक्टिव दिया है कि अगर हम इक्विलिब्रियम से दूर, जैसे ये देखिए ये पेंडुलम पे वापस अभी लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं अभी वो डायग्राम दे नहीं रहा हूँ आपको वापस पेंडुलम पे लेकर आता हूँ। अगर हमने इसको पुश किया तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि नीचे आएगा, वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर ना आए और दूर जाता जाए जाता जाए जाता जाए, देखिए आपने जमीन से पत्थर उठाया, उसको हवा में उछाल दिया, क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो वापस जमीन पे आके गिर जाएगा और फिर से एक स्टेशनरी जगह पे जाके रुक जाएगा। लेकिन आपने पत्थर फेंका और वो जा रहा है, जा रहा है और जा रहा है, जाता ही जा रहा है। बड़ी ताकत है भैया आप में। अब वो चला गया जी बाहर, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है और दूर जाता जा रहा है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसके पास अब कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, बट सिंपल सा नोशन है ये। अगर हम वापस इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्टेबल है, और अगर इक्विलिब्रियम की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं तो अनस्टेबल है। अब अभी मेन कहानी रहती है बच्चों, मेन बात रहती है कि वॉलरस का क्या कहना है, मार्शल का क्या कहना है। भाई पहले ये तो डिस्कस करना पड़ेगा ना, स्टेबल से मेरा तात्पर्य क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय स्टेबिलिटी, व्हाट डू आई मीन बाय अनस्टेबिलिटी। अब ये बात क्लियर हो गई। If after disturbance we are moving back towards equilibrium, towards initial equilibrium, then it is stable. But if we are moving further away from it, then then the initial equilibrium was unstable. ठीक है जी, राइट। दो दोस्त हैं, बड़ी गहरी दोस्ती है दोनों में। किसी एक बात पे झगड़ा हो गया, रूट के घर चले गए, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। घर गए हुए आधा घंटा बीता नहीं, दोस्त के बिना तो रह नहीं सकते, व्हाट्सएप पे हर बात शेयर करते हैं, कुछ भी हुआ तो पहले उसको बताते हैं, नहीं रह सकते भाई। तुरंत दोनों एक दूसरे को मैसेज कर देंगे, सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई। अब ये उनकी बॉन्डिंग कैसी है? स्टेबल है, स्टेबल बॉन्डिंग है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई बात नहीं, तू अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, चल जा तू यहां से, दोनों का अगर ऐसा रवैया हो तो बॉन्डिंग कैसी थी? अनस्टेबल थी। यानी जो इनिशियल उनका बॉन्ड था वो स्टेबल नहीं था, आसानी से टूट सकता था। तो हम यहां पर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब मेन मुद्दे पर आएंगे, वॉलरस का क्या कहना है, मार्शल का क्या कहना है, अब इस बात पे आने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आइए जी। देखिए अगर एक बार अनस्टेबिलिटी आ गई तो सवाल ये है कि क्या पहले प्राइस चेंज होगा फिर क्वांटिटी चेंज होगी, या पहले क्वांटिटी चेंज होगी फिर प्राइस चेंज होगा? पहले मुर्गी के पहले अंडा। सोचो, अगर डिस्टर्बेंस हो गई और हम डिसइक्विलिब्रियम में आ गए तो पहले क्या चेंज होगा? पहले प्राइस चेंज होगा या पहले क्वांटिटी चेंज होगी? यही लड़ाई है वॉलरस और मार्शल की। एक कहता है पहले प्राइस चेंज होगा फिर क्वांटिटी चेंज होगी, उसको फॉलो करेगी। दूसरा कहता है नहीं 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 भैया, पहले क्वांटिटी चेंज होगी फिर प्राइस उसको फॉलो करेगा। तो ये दो अप्रोचेस का डिफरेंस समझ रहे हैं? डिस्टर्बेंस आने के बाद हम अगर इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने वाले हैं या अवे मूव करने वाले हैं, जहां मूव करना है, तो चेंजेस होंगे कैसे? पहले कौन चेंज होगा और फॉलो कौन करेगा? वॉलरस का कहना है कि पहले प्राइस चेंज होगा और क्वांटिटी उसको फॉलो करेगी। मार्शल का कहना है ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, पहले क्वांटिटी चेंज होगी, प्राइस उसको फॉलो करेगा उसके बाद। ठीक है, आप भी अपना मन बना लीजिए कि आप किसके साथ हैं। सोच लीजिए क्या आप किसके साथ हैं, आपका मन क्या कहता है कि कौन पहले चेंज होगा? सोचिए, इसका जवाब अंत में दूंगा। क्या ठीक है जी, कि हम किसके साथ खड़े हैं, लेकिन इसका आंसर मैं एंड में करूंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में एंड में इसका आंसर दूंगा आपको। फिलहाल आप सोचिए। ठीक है, तो अब वॉलरस का क्या कहना है जी? वॉलरस का कहना मैंने बता दिया। लियोन वॉलरस थॉट दैट द एडजस्टमेंट इन प्राइस टेक्स प्लेस टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। उसका कहना है भाई प्राइस चेंज होगा अगर ऐसा हो जाए कि जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो सेलर्स जो होंगे वो अपना सामान नहीं बेच पा रहे होंगे, तो वो फोर्स हो जाएंगे इस बात के ऊपर कि वो प्राइस गिराएं, और जैसे ही वो प्राइस गिराएंगे कुछ सप्लाई कम होगी, कुछ डिमांड बढ़ेगी, और ये शनय शनय धीरे धीरे स्लोली ये प्रोसेस इस तरफ बढ़ेगी कि मार्केट को ले जाएगी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, जो मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है ना?
जो मैंने आपको पीछे डायग्राम बताया था कि यही अप्रोच बताई आपको वॉलरस वाली, कि भाई अगर हमारा प्राइस पी नॉट, मैं आगे भी डायग्राम द्वारा बताऊंगा आपको, अभी डायग्राम द्वारा लेकर आऊंगा आपके सामने। तो वॉलरस का कहना क्या है, डायग्राम पे चले, उसकी चर्चा डायग्राम पे ही करेंगे, फिलहाल बस कंसेप्ट की बात करता हूं कि अगर मार्केट में मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो मार्केट फोर्सेस प्राइस को कम करवाएंगी और उस प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी और मार्केट जाएगी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ऐसे ही अगर मार्केट में मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो वहां पे एक्सेस डिमांड है। क्या है वहां पे? एक्सेस डिमांड है, ठीक है। और इस एक्सेस डिमांड के कारण अब बायर्स प्राइस को बिड अप करेंगे। अगर आपको सामान चाहिए, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है सर, मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, कभी किसी चीज की अगर खबर आ जाए कि ये चीज बाजार में कम हो गई, इसकी कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, एक बार की बात है, शायद ये 98 99 की बात है, तो एक बार न्यूज आ गई कि बाजार में नमक कम हो गया। अब अगले 1 साल तक नमक नहीं आने वाला है, जो मार्केट में दुकानें पड़ा बस वही है। सोचने की बात है, हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ पे 3 तरफ समंदर है, वहां नमक कम हो गया। अब सोच के भी अजीब लगता है, लेकिन चलो, किसी ने कहा। उस जमाने में टाटा नमक की जो थैली थी वो 1 रुपए की बिका करती थी, 1 किलो की थैली, और एक ही दिन के अंदर वो 100 रुपए को क्रॉस कर गई थी। जिस दुकान पे जाओ नमक नहीं है, जिस दुकान पे जाओ नमक नहीं है, जहां जाओ नमक नहीं है। ऐसा सही में लगा वाकई में नमक कम हो गया क्या भाई? लेकिन ये हुआ कैसे? एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की गई, और शॉर्टेज का परिणाम क्या होगा? जो बायर दुकान पे जाएगा, जेब में पैसा है तो क्या कहेगा? नमक चाहिए, नहीं है, 1 रुपए की थैली है, 5 रुपए ले, दे दे मेरे को। सामने कह रहे 5 की नहीं भैया, 10 की मेरे को दे दो। अब दुकानदार के मन में लड्डू फूटा, लालच जागा, बोलेगा हाँ थैली तो है लेकिन एक ही है, किसको दूं? बोलो तुम में से किसको दूं? इसको 10 की मत दो, मेरे को 20 की दे दो, इसको 20 की मत दो, मेरे को 25 की दे दो। बिडिंग हो रही है प्राइस की। अब बड़ी नेचुरल सी बात है, अब यहाँ पे बायर्स क्या करते हैं? प्राइस को बिड अप करते हैं। ये वॉलरस का कहना है, ठीक है। वॉलरस क्या कह रहा है? बायर्स प्राइस बिड अप करेंगे अगर शॉर्टेज हो गई तो, और अगर सरप्लस है तो वहां नेगेटिव एक्सेस डिमांड है। उसको एक्सेस सप्लाई को वो बोल रहे हैं क्या? नेगेटिव एक्सेस डिमांड। तो वहां पे सेलर्स के पास अब ऑप्शन नहीं है, सामान बिक नहीं रहा, अब क्या करें? आप देखते हैं ना, जैसे अब आजकल क्या है कि आजकल तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पे 7 बजे के बाद जब जाते हैं ना आप, तो बोलते हैं 7 बजे के बाद जो बेकरी आइटम्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उन पे 50% का डिस्काउंट। क्यों है सर ऐसा? अगर 7 बजे से पहले ही सारा सामान बिक जाता तो वो क्यों बेचते हैं? अगले दिन तो वो बासी हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। आज बेचना जरूरी है, बिक नहीं पा रहा, नॉर्मल प्राइस पर नहीं बिक रहा, 7 बज गए, 8:30 बजे दुकान बंद करनी है, 1.5 घंटा रह गया सिर्फ। अब क्या करें? शुरुआत में कुछ दिन को समझ नहीं आया क्या करें, बाद में समझ में आ गया कि 7 बजे के बाद जिसको आज यूज करना है वो सुबह ले जा चुका है। वो थोड़ी रात के 7 बजे तक की वेट करूंगा, ब्रेड सुबह खानी थी और वो रात को 7 बजे तक वेट थोड़ी करेगा, या शाम को चाय के साथ ब्रेड खानी थी, ब्रेड पकोड़े बनाने हैं, ब्रेड चाहिए, तो थोड़ी 7 बजे तक वेट करता रहेगा बैठ के। वो तो 4 बजे ले गया। अब जो बच गई ब्रेड उसको क्या करें? एक्सेस सप्लाई है, ये सरप्लस है, अब क्या करेंगे? प्राइस को बिड डाउन करेंगे। ये वॉलरस का कहना है सर, जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपको समझाने के लिए दे रहा हूं कि मार्केट में कैसे काम होता है, ठीक है। तो वॉलरस का कहना है कि अगर शॉर्टेज हुई, मैंने दोनों एग्जांपल दे दिया आपको, अगर शॉर्टेज हुई तो बायर साइड से प्रेशर आएगा प्राइस के ऊपर, वो प्राइस को पुश अप करेंगे, और अगर सरप्लस हो गया तो सेलर साइड से प्रेशर आएगा, वो प्राइस को पुश डाउन करेंगे। लेकिन पहले प्राइस मूव होगा, फिर क्वांटिटी मूव, ठीक है। वॉलरस ने कह दिया, ठीक है, सुन लिया हमने भाई साहब ने जो कहा। आपके ज्ञान के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मार्शल भाई साहब क्या कहते हैं, सुन की भी सुन लेते हैं, उनको क्यों छोड़ दिया जाए। वो कहते हैं मार्शल्स क्वांटिटी एडजस्टमेंट अप्रोच। भैया पहले क्वांटिटी चेंज होगी फिर प्राइस चेंज होगा, पहले चेंज होगी क्वांटिटी। मार्शल का कहना यह है कि बाजार में अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो पहले हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे और उसके बाद प्राइस उसको फॉलो करेगा। इसके भी एग्जांपल दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के, जब मार्शल पे आज की क्लास में दूंगा। मार्शल का कंसेप्ट आज ही डिस्कस करना है, अनस्टेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में करनी है, इसके आज करना है डिस्कस। आगे इसका भी एग्जांपल आपको दूंगा ताकि बात समझ में आ जाए कि कैसे हो रहा है।
फिलहाल के लिए आपको इतना समझाया कि वॉलरस का कहना है प्राइस चेंज होता है, मार्शल का कहना है पहले क्वांटिटी चेंज होती है। ठीक है जी, समझ गए इतनी बात? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब डायग्राम की तरफ से समझते हैं वॉलरस को। देखिए हमने एक ऐसी सिचुएशन ली है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मैं आज ऐसी सिचुएशन लेने वाला हूं जहां डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब एक ऑर्डिनरी डिमांड ऑर्डिनरी सप्लाई की बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं डिमांड कर्व डी डी डाउन स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व एस एस अपवर्ड स्लोपिंग है, दोनों मीट करते हैं पॉइंट ई पर। इसको मार्केट क्लियरिंग पॉइंट भी बोलते हैं, मैं शायद पीछे बोलना भूल गया। ई को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट तो बोलते हैं, साथ साथ मार्केट क्लियरिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया सब कुछ, साफ, जितना सामान लेकर आए थे बेचने सब बिक गया, कुछ नहीं बचा, झाड़ू फिर गया पूरा का पूरा, सफाई हो गई, मार्केट क्लियरिंग। इसलिए को क्या बोलते हैं? मार्केट क्लियरिंग पॉइंट ही बोलते हैं। ठीक है, और ये मार्केट क्लियरिंग क्वांटिटी कितनी है? क्यू नॉट, प्राइस कितना है? पी नॉट। यहां खड़े हैं हम लोग। अब वॉलरस की बात करो, ध्यान समझना। अगर मान लीजिए किसी वजह से प्राइस कम हो गया, प्राइस पी नॉट से पी वन हो गया, अब इस पी वन प्राइस पे क्या होता है? बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है सर, जो बायर्स हैं वो ज्यादा खरीदना चाहते हैं, यानी बायर्स चाह रहे हैं कि उनको क्यूडी क्वांटिटी मिल जाए, मगर जो सेलर्स हैं अब वो इस कम प्राइस पे नहीं बेचना चाहते, वो क्यूएस बेचना चाह रहे हैं। तो ये क्यूडी क्यूएस का जो डिफरेंस है ये क्या है? ये है एक्सेस डिमांड। और मैंने आपसे क्या कहा अभी? मैंने आपसे ये कहा इस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा? वो नमक वाला एग्जांपल दिया था, बायर्स करेंगे बिडिंग, मेरे को दे दो, 10 रुपए लो, 20 रुपए लो, 30 रुपए लो, 40 रुपए लो, 50 रुपए लो। और भाई साहब 1 रुपए की नमक की थैली 100 रुपए क्रॉस कर गई सिंगल डे के अंदर। मैं शाम को कोचिंग से घर गया, उस समय मैरिज नहीं हुई थी मेरी, तो मेरी मदर जो है वो घर का राशन सब लेकर आती थी। उन्होंने मुझे बोला मैं सब लाई, नमक नहीं लाई। क्यों भाई, नमक क्यों नहीं लाए? अरे 100 रुपए की थैली नमक की मिल रही है भाई, कहां से लाऊं? मैं गया दुकानदार जिससे हम सामान लेते थे, उससे पूछा नमक, कहता सॉरी सर, कि उसके मेरे कोचिंग के सामने ही दुकान थी उसकी। गुरुजी नमक खत्म, आज नमक नहीं है। उनका आएगा, कहता कुछ पता भी नहीं है। अच्छी बात है भाई। तो बड़ा नेचुरल फिनोमिनन है, क्या होगा? और वो बात मेरे दिमाग में बस गई, घर बना लिया उसने, कि बायर्स क्या कर रहे हैं? प्राइस को पुश कर रहे हैं। प्राइस पुश करने से डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा, ग्रेजुअली प्राइस ऊपर जाएगा, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी। और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का जो एक डिस्टर्बेंस है, जो दोनों का डिफरेंस है वो खत्म ना हो जाए, पूरी की पूरी एक्सेस डिमांड जो है वाइप आउट ना हो जाए। ग्रेजुअली क्या होगा? बायर्स, मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं देखो आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, लिख के दे दिया। बायर्स प्राइस को बिड अप करेंगे, उनकी बिडिंग अप के कारण क्या होगा? डिमांड में कमी आएगी, सप्लाई बढ़ेगी और एक्सेस डिमांड श्रिंक होती जाएगी। ये जो एक्सेस डिमांड पहले इतनी थी, फिर श्रिंक होकर इतनी रह जाएगी, फिर और श्रिंक होगी, फिर और श्रिंक होगी, फिर और श्रिंक होगी, अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड पूरी खत्म हो जाएगी। ऐसे अगर प्राइस बढ़ा भी हुआ है, अगर प्राइस बढ़ गया किसी वजह से, तो अब सेलर्स प्राइस को बिड डाउन करेंगे, प्राइस बिड डाउन करेंगे, और बिड डाउन, और बिड डाउन, और बिड डाउन, इससे सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी और अल्टीमेटली हम पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट ये है कि अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अगर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, तो मार्केट में आने वाला कोई भी डिस्टर्बेंस टेम्परेरी है और वो टेम्परेरीली हमको इक्विलिब्रियम से दूर लेके जाएगा। मार्केट फोर्सेस हमको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर आ जाएंगे। अगर इफ द डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग, ये इफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इफ हटा दिया अगर, तो जवाब बदल सकता है। और वो समझेंगे जब हम अनस्टेबिलिटी की बात करेंगे, समझेंगे कैसे बदलेगा आंसर उसका। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट तो करना पड़ेगा ना सर, एक साथ सारी बातें सीख नहीं सकते हैं, तो इसलिए आज स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अनस्टेबिलिटी की भी करूंगा। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इफ द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, then any deviation from equilibrium in the market is temporary. The market forces will move it back towards the equilibrium. ठीक है जी, ये वॉलरेशन का कहना है कि अगर वॉलरस का कहना है कि अगर मार्केट में डिमांड डाउन स्लोपिंग है, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है, तो कोई भी अगर डिस्टर्बेंस आएगी तो वो टेम्परेरी है। मार्केट फोर्सेस वापस हमको इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर ही जाने वाली हैं, चाहे हम ऊपर चले जाएं प्राइस को लेके, चाहे नीचे चले जाएं, प्राइस चेंज होगा और उस प्राइस के चेंज होने से क्या होगा?
डिमांड सप्लाई एडजस्ट करेंगे और हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, आप समझते हैं आप लोग। ठीक है, अब एक्सेस सप्लाई वाला भी मैंने केस बना रखा है यहाँ पे। देखिए मैंने वैसे बता दिया आपको, अगर प्राइस बढ़ गया है तो प्राइस बढ़ने पर क्या होगा। प्राइस बढ़ने पर ये होगा कि सेलर जो है वो प्राइस को बिड डाउन करेंगे और बिड डाउन करने पर सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। मैंने पिछले उसमें स्लाइड में आपको समझा दिया था इस बात को, यहाँ दोबारा से है तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक सिचुएशन आ गई हमारे पास जहाँ पर प्राइस बिड डाउन हो रहा है। पहले प्राइस बिड डाउन होगा, प्राइस को कम करेंगे सेलर्स, प्राइस ये था कम करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे, फिर यहाँ, फिर और कम, फिर और कम। सामान नहीं बिक रहा तो क्या करेंगे सर, प्राइस गिराना पड़ेगा। प्राइस गिराएंगे तो कुछ बायर ज़्यादा खरीदेंगे और जो सरप्लस हमारे पास है वो कम होगा, और तब तक प्राइस गिराते रहेंगे जब तक सरप्लस बचेगा। ठीक है भाई, अगर ब्रेड 7 बजे के बाद करा 20% डिस्काउंट है, 7:30 बजे का बोलेगा अब भी नहीं बिक रहा, 50% डिस्काउंट, 8 बज गया अब भी नहीं बिक रहा, 70% डिस्काउंट। कल तो कूड़ा हो जाना है, कल तक बच गया दुकान पे तो कल कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, आज जो खरीद के ले गया, कल नहीं लेगा कोई। 70% डिस्काउंट तो 8 बजे के बाद, आधा घंटा रह गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को बिड डाउन करना ही पड़ेगा जब तक डिमांड सप्लाई क्लियर ना कर जाए। ठीक है, तो बिडिंग डाउन होगी। तो ये वॉलरस का कंसेप्ट है। क्लियर? मेरे ख्याल से इस पर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये अब ये कंसेप्ट वापस से लिख दिया यहाँ पे, स्लाइड एक और बना दी कि अगर प्राइस कम है, अगर प्राइस कम है मार्केट क्लियरिंग प्राइस से, तब क्या होगा जी, अब प्राइस ग्रेजुअली बढ़ेगा और प्राइस बढ़ते 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 इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, और प्राइस के बढ़ने के बाद क्वांटिटीज में एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, और अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है तो प्राइस ग्रेजुअली कम होगा, और उसके बाद डिमांड सप्लाई एडजस्ट करेंगे, और इस एडजस्टमेंट से हम वापस कहाँ पर आएंगे, वी विल मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ठीक है, वॉलरस की बात तो विस्तार में समझ गए, बहुत सारी स्लाइड्स बना के मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब मार्शल भैया की बात करते हैं। देखिए मार्शल क्या कहता है, मार्शल का कहना है कि अगर मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम है तो क्वांटिटी एडजस्टमेंट होगी, और उस क्वांटिटी एडजस्टमेंट की वजह से प्राइस चेंज होगा। ठीक है, देयर विल बी क्वांटिटी एडजस्टमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्वांटिटी एडजस्टमेंट द प्राइस चेंज विल फॉलो। उसने कहा आप देखो मार्केट को ना, मार्केट प्राइस को एक अलग तरह से समझो, एक है डिमांड प्राइस और एक है सप्लाई प्राइस। अब डिमांड, उसने कहा आप मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस मत कहिए, एक डिमांड प्राइस है और एक सप्लाई प्राइस है। अब डिमांड प्राइस क्या है जी, वो प्राइस जहां पर बायर खरीदने को तैयार है वो डिमांड प्राइस है, और वो प्राइस जहां पे सेलर बेचने को तैयार है वो सप्लाई प्राइस है। अगर डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस आपस में मैच कर रहे हैं, इक्वल हैं, आप सर सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं, हाँ तो प्राइस अभी इक्विलिब्रियम की बात करें, चेंजेस की बात क्वांटिटी से होगी, समझाऊंगा अभी आपको। अगर डिमांड प्राइस यानी जिस प्राइस पे बायर खरीदने को तैयार है, और सप्लाई प्राइस जिस प्राइस पे सेलर बेचने को तैयार है, अगर वो इक्वल हैं तो मार्केट में इक्विलिब्रियम है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम है। अभी डायग्राम समझाऊंगा आपको, मैंने सब आपको लिख के दिया हुआ स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं, ये साइड में आप देखिए सब लिखा हुआ है, आप एक बार उसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, बाकी जो हमारे पास पढ़ते हैं उनको तो अलग से पीडीएफ नोट्स मिलते ही हैं, ये फिलहाल क्लास नोट्स हैं, जो भी आप एक शॉर्ट समरी बनाना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो इफ डिमांड प्राइस इज इक्वल टू सप्लाई प्राइस देन देयर इज ए इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। हाउएवर इफ डिमांड प्राइस एंड सप्लाई प्राइस आर अनइक्वल देन देयर इज डिसइक्विलिब्रियम। अब उसमें इक्विलिब्रियम वापस कैसे आएगा, मैंने बता दिया आपको, मार्शल का कहना है कि क्वांटिटी एडजस्टमेंट होगी। To restore equilibrium between demand supply, buyers sellers make adjustments in quantity, and these adjustments in quantity are followed by adjustments in price. ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आइए समझते हैं इस बात को, जरा इस बात को समझते हैं। देखिए सिचुएशन में फिर से मैं वही ले रहा हूं अभी, जहां पे डिमांड है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई है अपवर्ड स्लोपिंग। ये एक नॉर्मल डिमांड नॉर्मल सप्लाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो बातें हैं, जहां डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई डाउन स्लोपिंग या अदरवाइज जो चीजें हैं, वहां पे अनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, और उनको हम कैसे डील करेंगे वो आगे की क्लास में समझेंगे।
फिलहाल आज की क्लास में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हमारे पास डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर डिमांड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डी सप्लाई है, अपवर्ड स्लोपिंग एस, और ये जो ओपी नॉट है, ओपी नॉट, ये ओपी नॉट आपका बायर प्राइस भी है, सेलर प्राइस भी है। बायर इस प्राइस पे खरीदने को तैयार है, सेलर प्राइस पे बेचने को तैयार है। तो यहाँ पे बायर प्राइस या डिमांड प्राइस कह लीजिए, डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस बराबर है, डिमांड प्राइस इज इक्वल टू सप्लाई प्राइस। ठीक है, तो यहां बराबर है, राइट। कहां पर, एट पी नॉट। लेकिन अगर किसी वजह से मान लीजिए बराबर नहीं है, अब सपोज मार्केट में क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है Q1, क्वांटिटी प्रोड्यूस ही Q1 हो रही है। कितनी प्रोड्यूस हो रही है, Q1। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जब आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है एक्चुअली में मार्केट में डिमांड कितनी है। फिर भी आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते। आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं, आप डिमांड कर्व को वहां से इकोनोमेट्रिक्स मॉडल से आप बना भी सकते हैं, लेकिन वहां पे एक एरर टर्म तो है ही ना। आप कुछ भी कर लें, कितने मर्जी वेरिएबल्स ले लें, कुछ भी कर लें, एरर तो हमेशा रहेगी। और एरर कैसी है, वो रैंडम है, तो आप एक्चुअल तो नहीं बता सकते डिमांड क्या होने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जैक्ट पता भी हो आपको, वो बाद में पता चलेगी। हम ये मानते हैं कि अभी इनिशियली क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो Q1 है, और इस Q1 क्वांटिटी पर मैं कुछ चीजें इरेज कर दूं यहाँ से, वरना ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इस Q1 क्वांटिटी पर देखिए, हाँ, इस Q1 क्वांटिटी पर ये Q1A जो है, Q1A ये मेरा बायर प्राइस, डिमांड प्राइस है, और ये जो Q1B है ये मेरा सप्लाई प्राइस है। यानी बायर प्राइस, डिमांड प्राइस बड़ा है और सप्लाई प्राइस छोटा है। डिमांड प्राइस बड़ा है, सप्लाई प्राइस छोटा है। आप सेलर बन के सोचिए, आपको पता है कि सामने वाला ज्यादा पैसे देने को तैयार है। अब आप जितने पे बेचने को तैयार हो उससे ज्यादा पैसे देने को वो तैयार है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उस क्वांटिटी पर जो बायर है वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार है। बायर क्या चाहता है, और ज्यादा पैसे देने को तैयार है आपको। तो आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। तो आप क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, और जब क्वांटिटी को बढ़ाएंगे आप, तो आप सपोज Q1 से यहाँ Q1 डैश पे पहुंच जाएंगे। Q1 डैश पे क्या होगा, डिमांड प्राइस पहले से कम हो जाएगा, सप्लाई प्राइस पहले से बढ़ जाएगा, तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी डिमांड प्राइस ज्यादा है, तो आप क्वांटिटी को और बढ़ाएंगे, और तब तक बढ़ाएंगे जब तक आप Q0 पे ना पहुंच जाए। Q0 पे वापस से डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस इक्वल हो जाएगा। तो ये कहना मार्शल का है, ये भी लॉजिकल बात है कि अगर आपको पता है कि Q1 क्वांटिटी, मैं फिर से इरेज करता हूं सब कुछ, देखिए फिर से एक बार अपनी बात दोबारा बोलना चाहूंगा मैं। आपको पता है कि Q1 क्वांटिटी पर, क्वांटिटी Q1 है, यहाँ पर बायर जो है वो इतने पैसे Q1A देने को तैयार है, लेकिन आप तो इससे कम में बेचने को राजी हैं, Q1B पर ही बेचने को राजी हैं, सप्लाई प्लस Q1B है। तो सेलर को इंसेंटिव नहीं है कि वो क्वांटिटी बढ़ा ले, इंसेंटिव है, सेलर क्वांटिटी बढ़ाना चाहेगा, वो कोशिश करेगा अगली बार, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे में, एज सुन एज पॉसिबल मैं ज्यादा क्वांटिटी लेकर आऊं, और ये जो बायर के पास ज्यादा पैसे हैं वो उसे ले लूं। तो अगर बायर प्राइस सेलर प्राइस से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस डिमांड है। यहाँ पे क्या है, एक्सेस डिमांड है, और इस एक्सेस डिमांड को टैप करने के लिए सेलर क्या करेगा, क्वांटिटी बढ़ाएगा, वो ज्यादा क्वांटिटी लेकर आएगा, और इस क्वांटिटी के बढ़ने से क्या होगा, इस क्वांटिटी के बढ़ने से डिमांड प्राइस कम करेगा, सप्लाई प्राइस बढ़ेगा। यानी प्राइस में चेंज उसके बाद आएगा, पहले क्वांटिटी में चेंज आया। सेलर ने क्वांटिटी को बढ़ाया, इस हायर क्वांटिटी पर डिमांड प्राइस पहले से कम हो गया, सप्लाई प्राइस पहले से बढ़ गया, गैप उनका कम हो गया, और क्वांटिटी और बढ़ेगी ग्रेजुअली, तो गैप कम होता जाएगा, और Q0 जाके गैप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर है। तो ये किसका कहना है, ये बात है मार्शल की। ये भी लॉजिकल बात है, इसमें कुछ इलॉजिकल तो कुछ भी नहीं है कि सर अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो जब डिमांड प्राइस सप्लाई प्राइस का गैप है वो पहले कम होगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए वापस से, पहले क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी के बढ़ने से डिमांड प्राइस सप्लाई प्राइस का गैप खत्म होगा। लेकिन अगर सपोज क्वांटिटी Q2 है, फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटी Q2 है, अब Q2 क्वांटिटी पर देखिए क्या हो रहा है कि जो डिमांड प्राइस है वो QA है, सिर्फ बायर सिर्फ Q2A इतना प्राइस देना चाहता है, और सेलर चाहता है Q2B, ज्यादा प्राइस सेलर चाह रहा है। तो सेलर को पता है कि बायर मेरे से कम पैसे देना चाह रहा है,
तो यानी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एक्सेस डिमांड है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेस डिमांड है। जितनी क्वांटिटी मैं बेच रहा हूं उतनी क्वांटिटी खरीदने को लोग तैयार नहीं है। ठीक है जी, मैं जो प्राइस चाह रहा हूं वो प्राइस देने को तैयार नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ लोग यहाँ से मार्केट को छोड़ देंगे, क्विट करेंगे कि हमारा सामान नहीं बिकता, हम छोड़ देते हैं। वो छोड़ेंगे तो क्या होगा, क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी कम होने से सेलर प्राइस कम होगा, बायर प्राइस बढ़ेगा, गैप कम हो जाएगा। अभी भी गैप है, कुछ और सेलर्स छोड़ेंगे, कुछ क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर से सेलर प्राइस और कम होगा, बायर प्राइस बढ़ेगा। तो पहले क्वांटिटी कम होगी फिर प्राइस चेंज होगा। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने लिख के दिया हुआ है, देखो आपको यहाँ पर ये सब लिख के दिया हुआ है, आप बात समझ गए मेरे ख्याल से। कि मार्शल का कंसेप्ट ये है, मार्शल का कहना ये है कि अगर कभी ऐसा होगा कि मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम है, तो डिसइक्विलिब्रियम की वजह ये होगी कि डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस इक्वल नहीं होंगे। अगर डिमांड प्राइस ज़्यादा है तो एक्सेस डिमांड है, और उस सिचुएशन में सेलर्स के पास इंसेंटिव है कि वो अपनी क्वांटिटी प्रोड्यूस को बढ़ाएं, और जब वो क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो डिमांड प्राइस कम होगा, सप्लाई प्राइस बढ़ेगा। तब तक होता रहेगा जब तक वापस इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और अगर डिमांड प्राइस कम है, सप्लाई प्राइस ज़्यादा है, तो मार्केट में नेगेटिव एक्सेस डिमांड है। अगर डिमांड प्राइस कम है, सप्लाई प्राइस ज़्यादा है, तो नेगेटिव एक्सेस डिमांड है। उस सिचुएशन में कुछ सेलर्स का सामान नहीं बिकेगा, वो आके छोड़ के चले जाएंगे। वो छोड़ के जाएंगे तो सप्लाई प्राइस कम होगा, डिमांड प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी के कम होने से, और तब तक चलेगा जब तक वापस इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। तो यहाँ पर एक बात में मार्शल और वॉलरस एग्री कर रहे हैं। वो बात क्या है, वो बात ये है कि इफ डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग, देन द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों ने कहा, दोनों का यही कंक्लूजन है कि अगर ये सिचुएशन है कि डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है, तो मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम पे चली जाएगी। लेकिन हर सिचुएशन में दोनों के रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, अलग अलग भी आएंगे। वो हम अनस्टेबिलिटी में बात करेंगे आगे जाके। तो कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन मैंने आपको बताया अभी कि अगर डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग, तो चाहे हम बात करें वॉलरेशन अप्रोच ऑफ प्राइस एडजस्टमेंट की या मार्शियलियन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी एडजस्टमेंट की, दोनों का मतलब यही है कि जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें जो मूवमेंट होगी या डिसरप्शन होगा या डिस्टर्बेंस होगी वो टेम्परेरी है। Any disturbance in price or quantity is temporary and equilibrium is established again at the initial position. Equilibrium हमेशा अपनी initial position पे लौट आएगा। कब? अगर if demand is downward sloping, supply is upward sloping. समझ गए? क्लियर है बात? तो क्या समझे? हम समझे कि इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, वॉलरस कैसे स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच करता है, मार्शल कैसे अप्रोच करता है। तो इन सवालों के जवाब समझे हमने आज की क्लास में। अब अनस्टेबिलिटी रह गई कि अनस्टेबिलिटी कैसे आएगी मार्केट में, ये एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है आज की क्लास में। और मैंने बताया आपको इसका जो आंसर वो छुपा हुआ है इस बात में कि डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है, सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है। सर कैसे, वो अभी आप पे छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास तक सोचिए, सोच के रखिए, समझ के रखिए, अपने पास लिख के रखिए कब कब डिमांड कर्व हो सकती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, कब कब सप्लाई कर्व हो सकती है, सॉरी कब कब डिमांड हो सकती है अपवर्ड स्लोपिंग, कब सप्लाई हो सकती है डाउन स्लोपिंग। और उन सिचुएशंस में अब जो आपने अब तक सीखा, वॉलरस का प्राइस एडजस्टमेंट, मार्शल का क्वांटिटी एडजस्टमेंट, आप सोचिएगा उन सिचुएशन में क्या होगा अगर डिस्टर्बेंस हो गई, तो क्या हम वापस पहुंचेंगे इक्विलिब्रियम पे कि नहीं पहुंचेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं बता रहता हूँ जो बच्चे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन अक्सर आया मिलता है, स्टेबिलिटी का अक्सर आपको ये क्वेश्चन उसमें मिलेगा। तो आईईएस वालों के लिए, यूजीसी नेट वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है, समझ गए। तो अभी के लिए इतना ही, और इसके आगे अनस्टेबिलिटी की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई बात अगर ऐसी लगी हो जो आपको समझ में ना आई हो तो व्हाट्सएप, नीचे नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।